सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना काफी दिलचस्प होगा कि एक ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट का माहौल कैसा होता होगा जिसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 164 लोग शामिल हों। अरे बाप रे, 164 लोग! ये तो मतलब एक पूरी की पूरी भीड़ हो गई। बिल्कुल। और सिर्फ भीड़ नहीं, मतलब इतने सारे अलग अलग नजरिए, अलग अलग प्राथमिकताएं और पूरी तरह से अलग आर्थिक बैकग्राउंड वाले लोग। मैं तो सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ कि किसी एक साधारण सी बात पर भी एक राय बनाना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, अगर हर किसी को उस ग्रुप में अपनी बात मनवाने की जिद हो, तो वो स्थिति पूरी तरह से एक कूटनीतिक अव्यवस्था या कह सकते हैं अराजकता ही बन जाएगी। वही तो। और सोचिए, अगर उस व्यवस्था में हर एक सदस्य को किसी भी फैसले को रोकने की ताकत दे दी जाए, मतलब एक वीटो पावर दे दी जाए, तो कोई भी नया कदम उठाना तो एक दुस्वप्न ही बन जाएगा। सही कहा, सालों तक बस एक ही बात पर बहस चलती रहेगी और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सब वहीं के वहीं अटके रहेंगे। और यही वो बिंदु है जहां से आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मंच, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन या WTO के नाम से जानते हैं, उसका हाल कुछ ऐसा ही रहा है। जी, बिल्कुल। डब्ल्यूटीओ का ग्रिडलॉक तो काफी समय से चर्चा में है। हाँ, लेकिन कैमरून में आयोजित 14वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन से जो स्रोत और रिपोर्ट सामने आई हैं, वो वाकई एक बहुत ही नाटकीय बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार क्या अलग हुआ? अलग ये हुआ कि उन 164 लोगों के ग्रुप में से 66 सदस्यों ने अचानक हताश होकर एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर सभी लोग सहमत नहीं हो सकते तो हम अपना काम खुद शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम है ना? तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन इसी ऐतिहासिक बदलाव की तह तक जाना है। हमें ये समझना है कि कैसे पुराने फुल कंसेंसस यानी पूर्ण सहमति वाले सिस्टम को किनारा किया जा रहा है। और जाहिर है इसका भविष्य के डिजिटल व्यापार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा। हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे ये नए नियम भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। कूटनीति में इस तरह के शॉर्टकट लिए जाना वाकई मुझे बहुत रोमांचित कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये डब्ल्यूटीओ को डिजिटल युग की तेज रफ्तार के साथ प्रासंगिक बनाए रखने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश है। प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ये 66 देश ऐसा नहीं करते तो WTO पीछे छूट जाता। 100%। देखिए, डब्ल्यूटीओ का बुनियादी नियम ये रहा है कि कोई भी नया समझौता तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि मंच पर मौजूद 164 सदस्य उस पर अपनी मोहर न लगा दें। जिसे आधिकारिक भाषा में पूर्ण बहुपक्षीय सहमति कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब किसी एक देश को भी पूरे समझौते पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाता है, तो प्रगति पूरी तरह से रुक जाती है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था तो हर दिन बदल रही है। हम 20 साल पुराने नियमों पर नहीं चल सकते। ये कि इन 66 देशों ने, जो वैसे कोई छोटे-मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, एक बहुत ही आक्रामक कदम उठाया। मतलब इनका व्यापार में हिस्सा काफी बड़ा है। हाँ, ये वैश्विक व्यापार के 70% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने पारंपरिक 164 सदस्यीय आम सहमति की इस बाधा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और दुनिया के पहले बेसलाइन डिजिटल ट्रेड रूल्स को लागू करने का फैसला किया। बेसलाइन डिजिटल ट्रेड रूल्स, क्या इसे ही प्लूरिलैटरल समझौता कहा जा रहा है? बिल्कुल सही। प्लूरिलैटरल शब्द का यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि यह समझौता केवल उन पक्षों के बीच लागू होगा जो इस पर सहमत हैं। जो राजी नहीं है, उन पर इसे थोपा नहीं जाएगा। एक मिनट। यहाँ मुझे एक बड़ा सवाल पूछना है। अगर ये पूरे WTO का आधिकारिक नियम नहीं है, तो क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वजूद है? ये बहुत ही जायज सवाल है। मतलब इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है जहाँ बिना प्रिंसिपल की इजाज़त के कुछ बच्चे अपना खुद का नया नियम बना लेते हैं। क्या तकनीकी और कानूनी रूप से ऐसा करना WTO में संभव है? ये स्कूल वाला उदाहरण काफी दिलचस्प है। तकनीकी रूप से डब्ल्यूटीओ के भीतर इस तरह के प्लूरिलैटरल समझौते करना हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है, लेकिन ये असंभव नहीं है। अच्छा, तो उनका मकसद क्या है? सिर्फ ई-कॉमर्स को रेगुलेट करना? उनका प्राथमिक लक्ष्य ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के लिए एक साझा नियम पुस्तिका बनाना है, ताकि व्यापार सस्ता, तेज और सुरक्षित हो सके। जैसे डेटा का सीमा पार जाना, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और ऑनलाइन उपभोक्ता सुरक्षा। लेकिन अगर बाकी के देश इसे नहीं मानते तो क्या फायदा? फायदा उस 70% के आंकड़े में छिपा है। देखिए, अर्थशास्त्र में इसे ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कहते हैं।
ग्रेविटेशनल पुल, मतलब उनका बाजार इतना बड़ा है कि बाकी दुनिया चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। एकदम सही पकड़े हैं। जब 70% वैश्विक बाजार में ई कॉमर्स के लिए एक ही तरह का नियम लागू होगा, तो जो देश इस समझौते से बाहर हैं, उन्हें भी अपना सामान या सेवा बेचने के लिए उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर भारत या किसी और देश की टेक कंपनी को उन 66 देशों में अपना सॉफ्टवेयर बेचना है, तो नियम तो उन्हीं के चलेंगे। बिल्कुल। और धीरे धीरे व्यापारिक फायदे के लिए बाकी देशों को भी इसी सिस्टम के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। रणनीति ये है कि बाद में ये देश लॉबिंग करके इसे आधिकारिक WTO ढांचे में शामिल करवा लेंगे। ओहो, ये रणनीति तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक लगती है। मतलब सिस्टम की सुस्ती को मात देने के लिए सिस्टम के बाहर ही इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दो कि बाकी सिस्टम को झुककर आपके पास आना पड़े। सही कहा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी है। वो क्या? अगर हम ये देखें कि इस 70% व्यापार वाले समूह से बाहर कौन बैठा है, तो स्थिति थोड़ी विरोधाभासी और अजीब लगने लगती है। हाँ, मैंने भी स्रोतों में ये पढ़ा और मैं वाकई हैरान रह गई। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल और तकनीकी खिलाड़ी यानी अमेरिका ही इसमें हस्ताक्षर करने से हिचकिचा रहा है। बिल्कुल। अमेरिका ने अभी तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और दूसरी तरफ यूरोपियन संघ का रवैया काफी अलग है। ईयू इसे एक कड़ा संदेश बता रहा है, जबकि अमेरिका समीक्षा के नाम पर किनारे बैठा है। अमेरिका का इस नए डिजिटल समझौते से दूरी बनाए रखना काफी अजीब नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सतह के नीचे हमेशा बहुत कुछ चल रहा होता है। अमेरिका का इसमें शामिल ना होना केवल एक विदेशी नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक राजनीति से भी जुड़ा है। आंतरिक राजनीति मतलब घरेलू टेक कंपनियों का कोई मुद्दा है? हाँ, अमेरिका के भीतर इस वक्त टेक कंपनियों के एकाधिकार, डेटा प्राइवेसी और उपभोक्ता संरक्षण को लेकर बहुत तीखी बहस चल रही है। बड़ी कॉरपोरेशंस चाहती हैं कि डेटा प्रवाह पर कोई पाबंदी ना हो। और शायद नागरिक चाहते हैं कि इन कंपनियों पर लगाम कसी जाए। बिल्कुल। तो अगर अमेरिकी प्रशासन आज ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर हस्ताक्षर कर देता है जो टेक कंपनियों को खुली छूट देते हैं, तो कल को वो अपने ही देश में कोई सख्त कानून नहीं बना पाएंगे। अरे बाप रे, अब समझ आया। वही तो, वो कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं मानना चाहते जो उनके घरेलू कानूनों को बनाने में रुकावट पैदा करे। इसीलिए अमेरिका खुद को समीक्षा के चरण में बता रहा है। ये तो बहुत ही रणनीतिक चाल है। लेकिन ईयू का क्या? ईयू का रवैया तो काफी आक्रामक लग रहा है। ईयू का नजरिया पूरी तरह से अलग है। उनका मानना है कि ये कदम उन देशों के लिए एक कड़ा संदेश है जो WTO में हमेशा रुकावटें डालते हैं। हाँ, रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि ईयू इसे आम सहमति के नियम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ एक चेतावनी मान रहा है। बिल्कुल। इसे कूटनीतिक भाषा में कंसेंसस टू ब्लॉक कहा जाता है, मतलब रोकने के लिए आम सहमति का फायदा उठाना। तो ईयू कह रहा है कि अगर आप विकास से सहमत नहीं हैं, तो हम आपके वीटो का इंतजार नहीं करेंगे, हम आपके बिना ही आगे बढ़ जाएंगे। मोल भाव की बात करते हैं तो हमारे स्रोतों में एक देश का जिक्र बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। मैं भारत की बात कर रही हूँ। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के इतिहास में भारत की भूमिका हमेशा से बहुत अहम रही है। जब भी कंसेंसस टू ब्लॉक की बात आती है, भारत का रुख सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैंने हमेशा सुना है कि भारत विकासशील देशों की आवाज को मंच पर उठाता है और अक्सर एक तरफा लगने वाले नियमों को रोकता है। बिल्कुल। भारत का तर्क ये रहा है कि कोई भी समझौता केवल पूर्ण बहुपक्षीय सहमति से ही होना चाहिए। वे अभी भी विकास के लिए निवेश सुविधा या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट के एक अलग समझौते को इसी डर से रोक रहे हैं, ताकि उनकी मोल भाव करने की ताकत यानी बार्गेनिंग पावर बची रहे। लेकिन इस बार डिजिटल नियमों के मोर्चे पर जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मैंने पढ़ा कि भारत ने अपने पुराने कड़े रवैये में थोड़ी नरमी दिखाई है। हाँ, इस पूरी चर्चा का ये सबसे दिलचस्प रणनीतिक मोड़ है। भारत की ये रणनीतिक नरमी ई कॉमर्स टैरिफ को लेकर है। ई कॉमर्स टैरिफ पर लगा हुआ वो वैश्विक प्रतिबंध जिसे ग्लोबल मॉरेटोरियम कहते हैं। जी, सुनने वालों के लिए इस मोरेटोरियम के इतिहास को समझना जरूरी है। 1998 से ही WTO में ये नियम चला आ रहा है कि कोई भी देश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर टैक्स या कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस जैसे डिजिटल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, फिल्में स्ट्रीम करना या डेटा ट्रांसफर करना। हाँ, बिल्कुल। इन सब पर कोई टैक्स नहीं लगता।
इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। ये स्थिति कुछ कुछ ऐसी है जैसे इंटरनेट की दुनिया में डेटा को सीमाओं के पार ले जाने के लिए अभी कोई टोल प्लाजा नहीं है ना? बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिना किसी टोल के डेटा आजादी से बह रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, कोई भी देश इस इंटरनेट पर टोल प्लाजा लगाना ही क्यों चाहेगा? डिजिटल स्ट्रीमिंग या डाउनलोड पर टैक्स लगाने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? यहीं पर विकासशील देशों का नजरिया सामने आता है। देखिए, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था भौतिक वस्तुओं से हटकर डिजिटल सेवाओं की तरफ तेजी से बढ़ रही है। हाँ, सब कुछ तो अब ऑनलाइन ही होता है। बिल्कुल। अब होता यह है कि विकसित देशों की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हर दिन अरबों डॉलर का डिजिटल उत्पाद विकासशील देशों के बाजारों में बेच रही हैं, वो भी बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए। ओहो, मतलब जो पैसा पहले सामान आयात करने पर टैक्स के रूप में मिलता था, वो अब डिजिटल होने की वजह से नहीं मिल रहा है। एकदम सही। विकासशील देशों का मानना है कि वे हर साल एक बहुत बड़ा राजस्व खो रहे हैं, और ऊपर से विदेशी कंपनियों को टैक्स फ्री पहुंच मिलने से उनके अपने घरेलू स्टार्टअप्स भी प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इंटरनेट पर टोल प्लाजा लगाना उनके लिए अपनी अर्थव्यवस्था के राजस्व को बचाने का एक तरीका है। बिल्कुल, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड या समान खेल का मैदान तैयार हो सके। ये सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में भविष्य की आर्थिक शक्ति और संप्रभुता का संघर्ष है। ये नजरिया वाकई आंखें खोलने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे एक और विरोधाभास नजर आ रहा है। अगर टोल प्लाजा न होने से भारत को इतना नुकसान हो रहा है, तो फिर भारत इस टैक्स फ्री स्थिति को आगे बढ़ाने पर सहमत क्यों हो रहा है? यही तो कूटनीति है। भारत तुरंत इसे खत्म क्यों नहीं कर देता, इसका जवाब उनकी मोल भाव की रणनीति में छुपा है। अच्छा, तो क्या पेच है इसमें? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि भारत इस टैक्स फ्री स्थिति को हमेशा के लिए यानी परमानेंट बनाने के सख्त खिलाफ है। वह केवल 2 साल के लिए इस मोहलत को आगे बढ़ाने पर राजी हो सकता है। मतलब सिर्फ 2 साल? ऐसा क्यों? ताकि स्विच हमेशा उनके हाथ में रहे। इसे क्रॉस सेक्टर बार्गेनिंग कहते हैं। क्रॉस सेक्टर बार्गेनिंग, क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, WTO में सिर्फ डिजिटल व्यापार पर तो चर्चा होती नहीं है। वहां कृषि, मत्स्य पालन और बौद्धिक संपदा जैसे कई मुद्दे एक साथ चलते हैं। हाँ, और भारत के लिए कृषि सब्सिडी एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सही कहा। तो 2 साल की मोहलत देकर भारत विकसित देशों की टेक कंपनियों को थोड़ी राहत तो दे रहा है, लेकिन वह ई-कॉमर्स पर अपनी वीटो पावर को जिंदा भी रख रहा है। अरे वाह! मतलब 2 साल बाद जब अगली बैठक होगी और अगर भारत को कृषि के क्षेत्र में कोई रियायत चाहिए होगी, तो वह इस ई-कॉमर्स मोरेटोरियम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकेगा। ये तो पूरी तरह से कूटनीति की एक विशाल शतरंज की तरह है। बोर्ड पर हर खिलाड़ी अपनी अलग चाल चल रहा है। बिल्कुल। 66 देशों का समूह पुराने नियम पलट रहा है। अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति के चलते रुका हुआ है। EU आक्रामक संदेश दे रहा है और भारत अपने प्यादों को बेहद सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा रहा है। ये सब इतना जटिल है और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्पष्ट नियमों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को थोड़ा जूम आउट करके देखें, तो आम जनजीवन और इंटरनेट के भविष्य पर इस सब का क्या असर पड़ने वाला है? ये पूरी उठापटक हमारे आपके लिए क्यों मायने रखती है? इसका सबसे बड़ा असर ये है कि विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्था अब एक नए मॉडल की तरफ जा रही है, जहां जो सहमत हैं वे आगे बढ़ेंगे। यानी अगर आप नियम मानना चाहते हैं तो आइए, वरना पीछे छूट जाइए। हाँ, 21वीं सदी के डिजिटल युग की रफ्तार से कदम मिलाने के लिए बहुत जरूरी है। आम जीवन पर इसका सीधा असर ये होगा कि जब 70% वैश्विक बाजार में ई-कॉमर्स के लिए एक पारदर्शी नियम पुस्तिका बन जाएगी, तो व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब एक छोटे सॉफ्टवेयर डेवलपर या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए 66 अलग-अलग देशों के नियमों में उलझने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। भविष्य में डिजिटल रूप से होने वाला व्यापार बहुत अधिक सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। और ये उन नीति निर्माताओं के लिए भी एक सबक है जो सिर्फ रुकावटें डालते थे। उन्हें समझ आ गया है कि उनके वीटो करने से दुनिया रुकने वाली नहीं है। सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे कैमरून के 14वें WTO सम्मेलन में 66 देशों ने आम सहमति के पुराने ढांचे के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। और हमने ये भी समझा कि कैसे वीटो की पुरानी संस्कृति टूट रही है। हाँ, और कैसे अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति रुकी हुई है और भारत ई-कॉमर्स पर टैक्स को लेकर 2 साल का एक रणनीतिक दांव खेल रहा है। बिल्कुल।
ये सभी घटनाक्रम तय कर रहे हैं कि आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। एकदम सही। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक ऐसा सवाल जिस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या सवाल है? देखिए, अगर अब वैश्विक व्यापार के नियम पूर्ण सहमति से नहीं बनेंगे, बल्कि जो राजी हैं वो नियम बना लें वाले सिद्धांत पर चलेंगे, तो क्या भविष्य में इंटरनेट और डिजिटल व्यापार भी अलग-अलग टुकड़ों में नहीं बंट जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक संभावना है। जरा इस बारे में सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में 66 देशों का समूह अपने नियमों के साथ चल रहा हो, अमेरिका अपना अलग डिजिटल बाजार बना ले और विकासशील देश अपने टोल प्लाजा लगाकर एक अलग व्यवस्था खड़ी कर लें? हाँ, इससे तो इंटरनेट कई हिस्सों में बट सकता है। बिल्कुल। क्या इससे एक स्प्लिंटर नेट ऑफ ट्रेड पैदा नहीं हो जाएगा, जहां डेटा और डिजिटल व्यापार आज की तरह आजादी से सीमाएं पार नहीं कर पाएंगे, बल्कि हर डिजिटल बॉर्डर पर उन्हें अलग-अलग नियमों की दीवारों का सामना करना पड़ेगा? मैं कहूंगा कि ये एक डराने वाला लेकिन बेहद यथार्थवादी नजरिया है। जो समाधान आज व्यापार को तेज करने के लिए निकाला गया है, वही कल ग्लोबल इंटरनेट को कई अलग-अलग हिस्सों में तोड़ भी सकता है। लोगों के ग्रुप प्रोजेक्ट्स की बात की थी, हम्म, वो सिर्फ एक उलझावा प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, वो 164 अलग-अलग टुकड़ों में हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सही कहा। और तब शायद ये तय करना और भी मुश्किल हो जाए कि डिजिटल व्यापार का असली नियम कौन सा है। बिल्कुल। क्या हम एक ऐसे इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं जो दुनिया को जोड़ने के बजाय उसे व्यापारिक दीवारों में बांट देगा? सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वैश्विक कूटनीति की इस बिसात पर अगली चाल क्या होगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।